हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग इस समय लगातार पढ़ रहे हैं क्या, जैव अणु। इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपको नहीं आएगा। सभी क्वेश्चन आपको आएंगे, ये मेरा दावा है। बस आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जितना वीडियो बनाया जा रहा है सब आप लोग लगातार देखते रहिए। और किसी प्रकार का समस्या आती तो बिल्कुल कमेंट अवश्य करिए ताकि आपकी समस्या को दूर किया जा सके। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़े क्या थे, हम लोग रिकॉल करते हैं अपनी बातों को। पढ़े क्या थे? पढ़े ये थे कि देखे थे मोनोसेक्राइड्स क्या होता है, ओलिगोसेक्राइड्स क्या होता है, पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण देखे थे। ठीक है, तो आज क्या है आपका, अब देखते हैं एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ठीक है, देखो नोट्स होगी आपके पास और कह सकते हैं किताब भी। उस किताब पीछे आप देखोगे तो काफ़ी क्वेश्चन ग्लूकोज संबंधित यानी जैव अणु संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोनोसेक्राइड्स के वर्गीकरण को समझाइए, ये क्या होता है वो क्या होता है। तो सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। ठीक है, इससे जितना भी क्वेश्चन बनता है ताकि कहीं से भी आपका नंबर कट ना होने पावे। तो आज क्या है, मोनोसेक्राइड। देखो मोनोसेक्राइड्स का वर्गीकरण क्या होता है, समूह के आधार पर इनको दो प्रकार में बांटा गया। कितने प्रकार में बांटा गया है? दो प्रकार में। ठीक है, समूह के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है एल्डोज और एक का नाम है कीटोज। ठीक है, मैं अगर ये करता हूँ कि मैं अपनी बातों को बार बार रिपीट ना करूँ, आप वीडियो को बैक करके एक बार फिर से देख लीजिए। अगर कहीं पर आपसे मिस हो जाता है या कहीं समझने प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को बैक करके आप फिर से देख अवश्य लें। ठीक है, क्योंकि बार बार रिपीट करेंगे तो वीडियो लंबा चला जाएगा। ठीक, देखो मोनोसेक्राइड्स को दो भागों में बांटा गया। एक बांटा गया है एल्डोज में, एक बांटा गया है किसमें, कीटोज में। एल्डोज क्या कहाँ से लिया गया है, एल्डिहाइड से लिया गया। एल्डिहाइड को एल्डोज बोलते हैं यहाँ पर, और कीटोन को क्या बोला है, कीटोज। ठीक है, एल्डोज मतलब ये होता है वह कार्बोहाइड्रेट या वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, एल्डोज। और वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें क्या पाया जाता है, कीटो समूह पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कीटो समूह पाया जाता है, वो क्या कहलाता है, कीटोज कहलाता है। तो क्या यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? अब अगर आपसे कोई कहता है मोनोसेक्राइड्स का वर्गीकरण, तो बताओगे मोनोसेक्राइड्स को दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया एल्डोज में, एक बांटा गया है कीटोज में। ठीक है, एल्डोज मतलब एल्डिहाइड से लिया गया है, कीटोज मतलब कीटोन से लिया गया है। ठीक है, अगर आपसे कोई कहता है एल्डोज क्या होता है तो आप बोलोगे वे कार्बोहाइड्रेट, मेरी बात तो सुनिए अच्छे से, वे कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है वो एल्डोज कहलाता है। और वे कार्बोहाइड्रेट जिसमें कीटोन समूह पाया जाता है वो क्या कहलाता है, कीटोज समूह को कीटोज कहलाता है। बात समझ में आया? देखो ये जो यहाँ पर लिखा गया है ये एल्डोज का है, यानी ये जो एग्जाम्पल लिखा गया है किसका है, एल्डोज का है। यानी आप जानते हो CH डबल बॉन्ड O, CHOH का होल 4 CH2OH। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि कहने का मतलब ये क्या है, आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। क्या है, ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर। कैसे, देखो हम लोग ऐसे बनाते थे ग्लूकोज, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते थे ना। यहाँ पर CH2OH था, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H था, यहाँ पर ऐसे करके तो ये शॉर्ट होता। अभी आपको आगे चल के जैसे लेक्चर बढ़ेगा आगे ना, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यही सबसे ज़्यादा रोल प्ले करेगा, अपना रोल प्ले यही करेगा सबसे ज़्यादा। इस तरह आपको नहीं बनाना पड़ेगा। बात समझ में आई? ये तो संरचना होता है, ये तो साधारण सिंपल स्ट्रक्चर होता है, साधारण चक्रीय संरचना स्टेप का बनता है। लेकिन जब आप आगे चल के रिएक्शन करोगे ना तो इस तरह नहीं करना पड़ेगा, आपको इसको लेकर करना, ये ज़्यादा ईजी पड़ेगा। देखो कैसे, यही चीज़ है। देखो दिन आपको बताते हैं ध्यान से, ऐसे बनाते थे ना, कैसे लिखते थे यहाँ पर क्या था, OH 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 H OH, यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से H, यही था। तो आप देखो गिनो जल्दी से कितने OH हैं। देखो 1 2 3 और 1 4 OH हो गए। ठीक है, तो इसको इस तरह लिखा जाता है। देखो ये मैं आपको बता देता हूँ लिखने का तरीका। इसको इस तरह लिखा जाता है, CH डबल बॉन्ड O। देखो ये लिखा गया, फिर यहाँ लगाया गया। कितने OH हैं, 1 2 3 4। और कितने H हैं, 1 2 3 4 H हैं। और कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4। तो लिखा गया क्या, CHOH का टेट्रा यहाँ कर दिया गया, 4 लगा दिया गया। क्यों लगाया गया, 1 2 3 और 4 ये हो गए, 1 2 3 4 H हो गए, 1 2 3 4 कार्बन को 4 हो गए। अब बचा कौन सा, ये वाला बचा, ये लिखा गया CH2OH। तो इनको ग्लूकोज को ऐसे शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, अभी रिएक्शन करनी पड़ेगी तो ऐसे। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आ गया होगा।
अब इसमें कौन सा ग्रुप पाया गया, आप देख रहे हो इसमें क्या पाया गया, ये पाया गया CH डबल बॉन्ड। इसका मतलब ये क्या होता है, ये होता है एल्डिहाइड। तो वही लिखा गया, इसमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, ये पाया गया, इसका मतलब क्या कहलाया, ये एल्डोस कहलाया। क्लियर हो गया। यहाँ पर देखो, ये देखो, अगर मैं इसको डॉट डॉट करके दिखाता हूँ, डॉट डॉट देखो ध्यान से, ये बताओ ये क्या होता है। आप सभी लोग जानते हो, कहीं पर भी अगर इस तरह दिखता है, इस तरह, तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कीटो, कहलाता है कीटोन कहलाता है, यानी कीटो समूह हो गया। आप देखो तो ये क्या कहलाएगा, आपका कीटोस कहलाएगा। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया, एक एग्जाम्पल इसका ये हो गया। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो अब तो समझ में आ गया। मोनोसेक्राइड समूह के आधार पर दो प्रकार का होता है, एल्डोज और कीटोज होता है। अब संरचना के आधार पर भी मोनोसेक्राइड्स को वर्गीकृत किया गया। किसके आधार पर, संरचना। अब कभी एग्जाम में आता है कि मोनोसेक्राइड के संरचना के आधार पर वर्गीकरण को समझाइए, तो वर्गीकरण समझाना किसके आधार पर, संरचना। देखो संरचना के आधार पर वर्गीकरण यहाँ पर क्या होता है, एक होता है ट्राइओस, एक होता है टेट्रोस, एक होता है पेंटोस, एक होता है हेक्सोस। ठीक है, ट्राइओस संरचना के आधार पर मोनोसेक्राइड क्या बांटा गया है, ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोज, हेक्सोज। ठीक है, ट्राइओज में 3 आएगा, ये देखो C3H6O3। टेट्रा मतलब 4 होता है, यहाँ 4, यहाँ 4, 4 दूनी 8। क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या पता, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। होता क्या है, आप जानते हो इनका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n और यहाँ पर ON होता है। ट्राई मतलब 3 रखोगे, ये 3 हुआ, 3 दूनी 6 हुआ, 3 हुआ। टेट्रा मतलब 4 होता है, 4 रखोगे C4, 4 दूनी 8, ये O4 आएगा। पेंटोज मतलब होता है 5, 5 रखोगे 5 दूनी 10, वो 5 हो जाएगा। हेक्स मतलब होता है 6, 6 रखोगे 6, 6 दूनी 12, O6 हो जाएगा। बात समझ में आया। तो ये इनके क्या दिए गए हैं, ये इनके अणुसूत्र दिए गए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब वही है पुराना सिस्टम, क्या कि अगर मोनोसेक्राइड्स पढ़ रहे हो तो 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, क्या, एल्डो और कीटो। तो वही देखो यहाँ पर ट्राइओज है, आगे क्या जोड़ दें, एल्डो। ट्राइओज क्या जोड़ दें, कीटो। तो ट्राइओज को भी 2 भागों में बांट दिया गया है, एल्डो ट्राइओज, कीटो ट्राइओज। ऐसे देखो टेट्रोज है, यहाँ भी टेट्रोज, आगे क्या है, एल्डो कीटो। देखो पेंटोज यहाँ है, पेंटोज यहाँ भी है, आगे क्या, एल्डो कीटो। हेक्सोज यहाँ भी है, हेक्सोज यहाँ भी, आगे एल्डो कीटो। यानी अगर मैं बात करूं कि संरचना के आधार पर मोनोसेक्राइड कितने भागों में बांटा, क्या बोलोगे, ट्राइओज। ट्राइओज को भी 2 भागों में बांटा गया। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं मोनोसेक्राइड्स को समूह के आधार एल्डो और कीटोन बांटा गया है। तो देखो क्या लिखा है, आगे सिर्फ एल्डो लगा देंगे, कीटो, एल्डो की ट्राइओज, कीटो ट्राइओज। टेट्रोज क्या होगा, एल्डो टेट्रोज, कीटो टेट्रोज। पेंटोज क्या होगा, एल्डो पेंटोज, कीटो पेंटोज। हेक्सोज क्या होगा, एल्डो हेक्सोज, कीटो हेक्सोज। क्लियर हो गया, इनका सूत्र भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं किसका, ओलिगोसेक्राइड्स का वर्गीकरण। ये तो हो गया मोनोसेक्राइड्स का वर्गीकरण हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, वीडियो को रोक करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या बात आती है, ओलिगोसेक्राइड्स का वर्गीकरण क्या होता है। तो भैया इनको किस में बांटा गया है, डाइसेक्राइड। डाई मतलब जिनका जल अपघटन करने पर 2 मोल, हमारी बात सुनिएगा, जिनका जल अपघटन करो कितने मोल प्राप्त हों, 2 मोल किसके प्राप्त हों, मोनोसेक्राइड्स के। 2 मोल किसके प्राप्त हों, 2 मोल मोनोसेक्राइड्स के प्राप्त हों, वो क्या कहलाता है, डाइसेक्राइड्स। कैसे पता किया, मोनोसेक्राइड्स डाइसेक्राइड्स क्या हो, देखो 12 है ना, 12 हुआ मतलब क्या, 2 ठो क्या लिया गया होगा, मोनोसेक्राइड्स, तभी मिला के कितना बना होगा, 12। कैसे, इधर देखो, डाई मतलब 2 होता है ना, जैसे ये देखो ध्यान से, C6H12, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या, O6, फिर C6H12O6, इस तरह होता है। बात समझ में आया। तो यहाँ पर देखो 6 और 6 कितना हो जाता है, 12। इसका मतलब कितने मोल लिए गए हैं, 2 मोल लिए गए हैं। यहाँ पर देखो ट्राई मतलब कितना भाई, 6 से स्टार्ट होता है, सब लोग जानते हैं, ग्लूकोज संरचना फैक्टर 6 से स्टार्ट होता है। 6 हुआ, ट्राई मतलब 6, और 6 × 18 मतलब कितना लिया जाएगा, C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6। अब इनका कराओगे क्या, जल अपघटन कराओगे। इनका क्या कराओगे, जल अपघटन। इनका भी जल अपघटन करना पड़ेगा। देखो 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। 18 इसलिए हो क्योंकि यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया, ट्राई मतलब कितने आएंगे, 3 आएंगे। ऐसे यहाँ पर देखो टेट्रा मतलब 4 होते हैं, और कार्बन 6 यानी 6 चौको 24, तो कितना हो गया, C24 हो गया, यानी एक ठोल ले लिया जाएगा।
पेंटा 5 होते हैं और 6 पंचे 30 होता है, इसलिए क्या लिखा गया 30 लिखा गया है। तो बात समझ में आ गया, बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए, तो यहाँ पर अगर कोई आपसे कहता है कि ओलिगोसैकेराइड्स का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ तो क्या बताओगे? डाइसैकेराइड्स, फिर ट्राइसैकेराइड्स, फिर टेट्रासैकेराइड्स, फिर पेंटासैकेराइड्स। ठीक है, अगर कोई कहता है डाइसैकेराइड्स क्या होता है तो बताओगे ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन करने पर 2 मोल, कितने मोल? 2 मोल कैसे प्राप्त किए? 12 आधा कर दो, कितना हो जाएगा? 6 ना, तो 2 प्राप्त हुआ। 18 का डिवाइड कर दो 6 रूप में, तो 6 प्लस C6 छत्री घटा 3 मोल प्राप्त हुआ ना। इसका कितना मोल प्राप्त होगा? इसका 3 मोल प्राप्त होगा। किसका? मोनोसैकेराइड्स का। इसका 24 है ना, तो 6 से डिवाइड करो, 6 चौको 24, तो 4 ठो प्राप्त होगा, 4 मोल। ये क्या होगा? 30 है ना, 30 मतलब 6 पंचे 30, तो कितने मोल? 5 मोल। नाम भी लिखा, पेंटा मतलब 5 होता है, टेट्रा मतलब 4 होता है, ट्राई मतलब 3 होता है, डाई मतलब 2 होता है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन कराने पर 2 मोल मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होता है, डाइसैकेराइड्स कहलाता है। अगर 3 मोल प्राप्त होता है तो ट्राइसैकेराइड कहलाएगा, 4 मोल प्राप्त होता है तो टेट्रासैकेराइड्स कहलाएगा, 5 मोल मोनोसैकेराइड प्राप्त हो क्या कहलाएगा? पेंटासैकेराइड्स कहलाएगा। तो क्लियर हो गया, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, कहीं पर दिक्कतें नहीं आई। अब आगे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को वर्गीकरण। किसके आधार पर? स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कभी कभी पेपर में 1-2 नंबर में पूछ लेते हैं शर्करा क्या होता, अशर्करा क्या होता। शर्करा स्वाद मतलब जानते हो, कुछ चीज़ चखो और चखने के बाद आपको मीठा लगे या मीठा ना लगे, ये हो तो उसको बोलते हैं स्वाद। क्योंकि अगर आपको कुछ भी किसी भी खाने का अगर स्वाद लेना है तो आपका जीभ ही काम करता है स्वाद का, कि सही बना है कि नहीं बना है, नमक ज़्यादा क्या ज़्यादा, सब कुछ स्वाद पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या है, स्वाद के आधार पर इनको कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में बांटा गया, एक बांटा गया शर्करा, एक बांटा गया अशर्करा। शर्करा मतलब होता है शुगर, क्या होता है? शुगर। अब शुगर क्या है, सुनो ध्यान से। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में क्या होते हैं? मीठे होते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे होते हैं क्या कहलाते हैं? शर्करा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शर्करा कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में ग्लूकोज हो गया, फ्रैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, गलेक्टोज हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब हमारे शर्करा होते हैं, मीठे होते हैं। बात समझ में आया? अब आगे आता अशर्करा क्या होता है? नॉन शुगर्स को बोलते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे नहीं होते, जो स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अशर्करा कहलाते हैं। जैसे स्टार्च हो गया, ये स्वाद में मीठे नहीं होते। सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया। ठीक है, देखो स्टार्च सेलुलोज का हमने संरचना बताया था और क्या होता है ये भी बताया गया था। ठीक है, तो ये सब क्या होता है? स्वाद में मीठे नहीं होते, क्या कहलाएंगे? अशर्करा कहलाएंगे। अब बात आती है कि ये तो स्वाद के आधार पर कार्बोहाइड्रेट हो गया, अब आता है अपचयन के आधार पर। किसके आधार पर? अपचयन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। देखो नीचे वाला आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, इससे समझिएगा। देखो अपचयन के आधार पर 2 प्रकार में बांटा गया। एक किस में बांटा गया है? अपचायक शर्करा। किसमें बांटा गया है? अपचायक शर्करा में। किसमें बांटा गया है? अपचायक, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग शुगर। एक बांटा गया है अनअपचायक शर्करा। अनअपचायक शर्करा मतलब होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, यानी वे कार्बोहाइड्रेट, सुनो ध्यान से, मेरी बातें सुनिएगा अच्छे से। ठीक है, अपचायक शर्करा क्या होता है? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग विलयन और टालिन अपकर्मक के साथ क्रिया करता है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग विलयन और प्लस मतलब और टालिन अपकर्मक के साथ क्रिया करता है। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर टालिन अपकर्मक क्या होता है, फेलिंग विलयन क्या होता है? तो अभी आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, घबराइए बिल्कुल नहीं। इससे संबंधित अभी इस चैप्टर में रिएक्शन है, जब वो रिएक्शन हम आपको करवाएंगे तो ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे फेलिंग विलयन क्या होता है और टालिन अपकर्मक क्या होता है। ठीक है, और अगर स्टार्टिंग में पढ़े होंगे आप हेलोकिन हेलोरिन से ही स्टार्टिंग किए होंगे तो आपको एल्कोहल में ही मिल जाता है ये सब चीज़ें। ठीक है, क्योंकि जैव तो सबसे लास्ट चैप्टर है ना यहाँ पर, तब भी नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, आपको बता दिया जाएगा, टेंशन बिल्कुल में। अभी जो समझा है उसको फिलहाल समझिए और अच्छे से इसका तैयारी करिए। ठीक है, तो अपचायक शर्करा क्या होता है कोई पूछेगा तो बता देना, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें फेलिंग विलयन और टालिन अपकर्मक के साथ क्या करता है? ये देखो, फेलिंग विलयन टालिन अपकर्मक के साथ क्रिया करता है, वो क्या कहलाता है? हमारा अपचायक शर्करा कहलाता है। जैसे मोनोसैकेराइड्स हो गया और डाइसैकेराइड्स हो गया, ये एग्जाम्पल हो गए किसके? अपचायक शर्करा के। लेकिन देखो लिखा है सुक्रोज को छोड़कर, सुक्रोज हमारा अपचायक शर्करा नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, सुक्रोज हमारी अपचायक शर्करा नहीं होती है। ठीक, केवल क्या होता है? मोनोसैकेराइड्स के जितने, मोनोसैकेराइड में जितने भी आएंगे
कार्बोहाइड्रेट और डाइसैकेराइड के भीतर जितने आएंगे ये सब होगा क्या आपका अपचायक शर्करा होगा, ठीक है। क्योंकि इनमें क्या होगा, फेलिंग विलयन के साथ टॉलिन उपकरण के साथ क्या करता है, क्रिया कर लेता है। अब बताओ अनअपचायक क्या होगा। अन मतलब क्या होता है कि साथ रिएक्शन नहीं करेगा, यानी जो कार्बोहाइड्रेट फेलिंग विलयन तथा टॉलिन अपकर्मक के साथ क्रिया नहीं करता है, बस इसको उल्टा हो गया। अपचायक में क्रिया करता है, इसमें क्रिया नहीं करता। एग्जाम्पल क्या होगा, सुक्रोज हो जाएगा। भाई इसमें सुक्रोज को छोड़ कर ना, जब अपचायक में सुक्रोज को छोड़ रहे हैं तो भाई इसमें एग्जाम्पल सुक्रोज ही हो जाएगा। तो बात समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, कहीं पर किसी प्रकार समस्या नहीं आई होगी। तो बस लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और अभी तक अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबा दिया करिए, ताकि जो भी बनाया जाए आपके पास एक मैसेज के द्वारा पहुंच जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो बन भी जाता है, आप लेट लपेट कर देते हैं, देखने में तो काफ़ी समस्याएं आ जाती हैं, आपको पता ही नहीं लगता कि वीडियो बनाए कि नहीं बना। इसलिए आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाइए और इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करिए, ठीक।